हेलो स्टूडेंट्स, एक और बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है कोलिजन्स के ऊपर। और ये फ्रॉम अ फेमस बुक 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन द फिजिक्स। बहुत ही अच्छी एंड क्वालिटी प्रॉब्लम है। एंड क्वेश्चन इज़ लाइक कि मैं फिगर के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स m0 and 3m0 are the masses. Both are spherical balls. One is a small ball and one is a larger one. जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको, छोटी बॉल है, उसके नीचे एक बड़ी बॉल है, और इन दोनों को इस h हाइट से रेस्ट की कंडीशन से छोड़ा जा रहा है। दैट मीन्स हम जब यहाँ पर इन दोनों को स्टार्ट कराते हैं तो ये दोनों रेस्ट की कंडीशंस में हैं। बोथ आर रिलीज्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, and obviously because of the gravity they both will fall down, then they will hit the floor, they collide with the floor and they will bounce back. So question ये है कि जब ये इसको नीचे आएंगे हिट करेंगे, और हिट करने के बाद जब बाउंस बैक करेंगे तो ये जो m0 वाला मास है ये फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी हाइट तक वापस जाएगा, राइट ये क्वेश्चन है। दैट मीन्स वो कितनी हाइट तक ऊपर की तरफ जाएगा, ये मुझे सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, मीनवाइल आपने क्वेश्चन रीड भी कर लिया होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सो इस क्वेश्चन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो कुछ ऐसा होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं सॉल्व करूँ, सबसे पहले क्या होगा, जब हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ग्रेविटी की वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नीचे आएंगे। सो मैं उस डायग्राम को यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब ये दोनों बॉडीज़ नीचे आएंगी तो ये 3m0 मास और यहाँ पर ये जो m0 मास है। अब यहाँ पर एक रीज़न है कि इन दोनों के बीच में एक स्लाइट गैप होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल गैप, और इन दोनों की वेलोसिटी अंडर फ्री फॉल एक्सेलरेशन, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी √2gh होगी, एंड अंडर फ्री फॉल एक्सेलरेशन इसकी भी जो स्पीड है वो √2gh है। ये स्पीड होंगी जस्ट बिफोर कोलिजन विद द फ्लोर, इससे कोलाइड करने से जस्ट पहले इन दोनों के पास जो स्पीड है वो √2gh एंड √2gh ही होगी। ये दोनों बॉडीज़ फ्री फॉल करेंगी। इसका रीज़न है कि ये दोनों बॉडीज़ फ्री फॉल क्यों करेंगी वो मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये √2gh और ये √2gh है, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं। या चलिए मैं आपको फ्री फॉल का रीज़न यहीं पर बता देता हूँ कि ये फ्री फॉल क्यों करेंगे। क्योंकि हमारे में से कई सारे लोगों के मन में एक थॉट आता है कि यार जब ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर टच कर रहे हैं तो ये फ्री फॉल कैसे हुआ, राइट। तो अगर आप मानते हो कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, अगर हम ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो, तो आप ज़रा लॉजिक लगाओ। अगर ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तो m0 की वजह से 3m0 पर एक डाउनवर्ड नॉर्मल फोर्स आएगी जो कि इसकी एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से ज़्यादा कर देगा। देखो जब कोई बॉडी फ्री फॉल एक्सेलरेशन करती है तो g होता है। अब अगर हम इन दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट है तो ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स इसका इफ़ेक्टिव ग्रेविटी ज़्यादा होना चाहिए, और इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, और जब इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ काम करेगा तो इसकी इफ़ेक्टिव एक्सेलरेशन g से कम हो जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में रहें और एक बॉडी मोर देन g एक्सेलरेशन से नीचे चले और दूसरी बॉडी लेस देन g एक्सेलरेशन से नीचे चले। मतलब कि अगर ये फिजिकली कांटेक्ट में हैं तो इन दोनों को सेम एक्सेलरेशन पे चलना होगा, बट वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज नॉर्मल फोर्स एक इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन मोर देन g प्रोवाइड करेगा, और ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट होने की वजह से इसकी एक्सेलरेशन को g से रिड्यूस करेगा। तो अगर ये कांटेक्ट में है तो ये मोर देन g और ये लेस देन g, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो रहे हैं, और इस कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के बेसिस पर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स फिज़िकली कांटेक्ट में नहीं होंगे, और जब ये फिज़िकली कांटेक्ट में नहीं होंगे तो इनके बीच एक नेग्लिजिबल गैप आएगा, एंड ये दोनों इंडिविजुअली फ्री फॉल मोशन कर रहे होंगे। उस फ्री फॉल मोशन में जब ये h डिस्टेंस नीचे फॉल करेंगे
तो सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स विच इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उससे आप इनकी ये वेलोसिटीज़ फाइंड कर सकते हो। अब जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर गए तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, नोटिस करिएगा यहाँ पर अभी गैप है, और यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि देयर इज़ वेरी स्मॉल गैप, अ वेरी वेरी स्मॉल गैप। ये ऑब्जेक्ट 3m0 फ्लोर को पहले हिट करेगा, एंड क्योंकि ये 3m0 इस फ्लोर के साथ पहले कोलाइड कर जाएगा तो ये 3m0 फ्लोर से कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक कर जाएगा ऊपर, राइट, ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाएगा कोलाइड करने के बाद। एंड सपोज, और क्या स्पीड से बाउंस बैक करेगा, तो उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जितने भी कोलिजन्स हैं वो दे आर कम्प्लीटली इलास्टिक। दैट मीन्स कि इस कोलिजन में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, और जब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो जिस भी स्पीड के साथ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो जिस भी स्पीड से ये डाउनवर्ड हिट करेगा उतनी ही स्पीड से ये अपवर्ड रीबाउंड करेगा। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी 3m0 के बिकॉज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। एंड बी केयरफुल दैट यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, और कोलिजन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होता है, बहुत ही कम टाइम के अंदर होता है, तो उस नेग्लिजिबल टाइम के अंदर ये m0 अभी भी नीचे की तरफ ही आ रहा होगा, और ये नीचे की तरफ आ रहा होगा विद द स्पीड ऑफ √2gh। नाउ इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये फ्लोर को हिट करेगा ये इमीडिएटली ऊपर बाउंस करेगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक कोलिजन आ जाएगा। नाउ m0 एंड 3m0 विल कोलाइड, m0 एंड 3m0 ये एक कोलिजन में जाएंगे, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, और जब ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में पार्टिसिपेट करेंगी तो कोलिजन के बाद इनकी कुछ अलग वेलोसिटीज़ आएंगी। सपोज़ करते हैं कि इस कोलिजन के बाद m0 और 3m0 की कोलिजन के होने के बाद ये m0 ऊपर की तरफ किसी v1 स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, और ये 3m0 कोलिजन के बाद ऊपर की तरफ v2 स्पीड से कंटिन्यू करता है। अब हम क्या करेंगे इस प्रोसेस के लिए, फ्रॉम दिस प्रोसेस, मतलब m0 और 3m0 का जो कोलिजन है उस कोलिजन के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे एंड इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आप यहाँ पर फॉलो करते हो इस कोलिजन के लिए जो इस m0 और 3m0 के बीच में हो रहा है, एंड एज्यूम करें कि अपर साइड पॉजिटिव साइड है एंड लोअर साइड डाउनवर्ड है, इस तरीके से मान लें अगर, तो ये जो मोमेंटम है यहाँ पर 3m0 √2gh पॉजिटिव मोमेंटम हो गया, और इस m0 के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव मोमेंटम हो गया m0 √2gh। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो कोलिजन के बाद भी इन दोनों बॉडीज़ के पास सेम मोमेंटम होना चाहिए। सो m0 v1 पॉजिटिव साइड पर एंड 3m0 v2 भी हमारा पॉजिटिव साइड पर है। तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया, और सिस्टम यहाँ पर काउंट किया है मैंने इस m0 और 3m0 को कंसिडर करता हुआ। अब यहाँ पर फिर एक थॉट मन में आता है, एक डाउट मन में आता है कि जब ग्रेविटी एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स तो हम लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व कर रहे हैं यहाँ पर। आइडियली बात करोगे तो लीनियर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व नहीं होना चाहिए थ्योरी वाइज, बट अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो कोलिजन इतना स्मॉल टाइम इंटरवल प्रोसेस है, एक ऑलमोस्ट इमीडिएट प्रोसेस होता है। दोनों बॉडी जब कोलाइड करती हैं तो वो टाइम ऑलमोस्ट जीरो टाइम होता है, नेग्लिजिबल टाइम होता है, और ग्रेविटी एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है। ड्यूरिंग कोलिजन टाइम इंटरवल इतना ज़्यादा छोटा होता है कि प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज़। नाउ दूसरी इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन की विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन के हिसाब से जो स्पीड ऑफ अप्रोच है एंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन दे आर इक्वल इन द इलास्टिक कोलिजन। ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2gh से नीचे आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2gh से ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं
और इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी वो कहलाएगी 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 2gh। और कोलाइड होने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट v1 से ऊपर चलेगा और ये ऑब्जेक्ट v2 से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली m0 वाली बॉडी 3m0 से फास्टर होगी ताकि इन दोनों में सेपरेशन हो। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो लिखा जाएगा v1 माइनस दिस वेलोसिटी v2। So now velocity of separation, magnitude of velocity of separation, and this is the magnitude of velocity of approach. They are equal in case of perfectly elastic collision. अब हमारे को इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मुझे जो v1 की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करके, मे बी आई एम रॉन्ग बट आप करेक्ट कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो v1 मिलता है विच आई थिंक इज़ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2gh है। और जब v1 मिल जाएगा मुझे तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो ये कि बाउंस करने के बाद ये और कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। राइट, v1 जब आ जाएगा तो ये फर्दर कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा कर के स्टॉप करेगा। सपोज दैट हाइट इज़ h', ये बाउंस करने के बाद फर्दर h' हाइट पे जाएगा। तो अगर ये फर्दर h' हाइट पे जाएगा तो एक बार फिर से आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स विच इज v² = u² + 2as। नाउ अब के लिए इस बार v1 जो होगा ये v1 इनिशियल स्पीड मानी जाएगी, h' हाइट पर जा करके ऑब्जेक्ट को स्टॉप होना है। सो आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे अगर तो v² 0² विल बी v1 एज द इनिशियल स्पीड ले लेंगे एंड माइनस 2gh' लगाओगे बिकॉज बॉडी अपवर्ड है और ग्रेविटी की डायरेक्शन इस केस में डाउनवर्ड है। और इसके हिसाब से जब आप h' की वैल्यू सॉल्व करते हो तो वो 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू h आती है, 4 टाइम्स ऑफ h। और हमारा क्वेश्चन था कि जो m0 है वो फर्स्ट रिबाउंड के बाद अल्फ़ा टाइम्स ऑफ h गया है, तो मुझे अल्फ़ा निकालना था। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग h' की वैल्यू 4h आ रही है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू बन रही है दैट इज़ इक्वल्स टू 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अगर मैंने अपनी सारी कैलकुलेशंस प्रॉपर तरीके से सही की हैं तो। इन केस मेरी कोई कैलकुलेशन गलत है तो आप मुझे रेक्टिफाई करो अपना कमेंट लिख करके, मैं उसको सही करूँगा।